Hello everyone, welcome to It's Awesome Science. Today we are going to talk about KVS, NVS, DSSSB, TGT Science Important Questions. हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो फिजिक्स के रहने वाले हैं और जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो होगा आपका 8 से 12 तक का। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम्स के अंदर जो भी हमारे KVS, TGT साइंस के एग्जाम्स रहते हैं, इसका जो लेवल रहता है टीजीटी का वो 8 to 10 तो रहता ही रहता है। साथ में कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं 20% क्वेश्चंस हमारे +1 +2 से भी आ जाता है, तो वो चीजें भी हम कवर अप कर लेंगे। आप अपना स्कोर जो रहेगा वो एंड में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो प्लीज डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज with the increase of temperature the frictional force between the two surfaces। देखो दो सरफेस है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कोई भी मूवमेंट को रोक देता है। जैसे कि आप चल पाते हो जमीन पर क्योंकि जमीन आपको खींच रही है, जमीन पर फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो नो डाउट जो आपकी जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रिक्शन पर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक पी रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड्स डाउन द प्लेन। ठीक है, एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक भी आप ले सकते हो, आप उसे इंक्लाइन प्लेन में फेंक रहे हो नीचे की तरफ। इंक्लाइन प्लेन होता है जैसे सीढ़ी आप रखते हो घर में, सीढ़ियां जो होती हैं आप देखते हो, जो वुडन स्टेयर्स होती है, ठीक है, उसे आप उस तरीके से फेंकते हो। एक अनदर ब्लॉक है क्यों, उसे आप सेम पॉइंट से फेंकते हो, वर्टिकली फेंकते हो, सीधा फेंकते हो। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी? और इफ द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय एयर इज नेग्लिजिबल, अगर एयर जो है वो फ्रिक्शन कम से कम लगाती है तो दोनों के दोनों एक टाइम पर पहुंचेंगे। पी ब्लॉक जो है वो पहले पहुंच जाएगा, दोनों ब्लॉक जो रहेंगे वो सेम स्पीड पर पहुंचेंगे, या जो ब्लॉक क्यू है वो हायर स्पीड पर पहुंचेगा ब्लॉक पी से। तो अगर बात करें कि एक इंक्लाइन प्लेन पे है और एक डायरेक्ट आ रहा है, तो जो दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स होंगे वो क्या होंगे, सेम स्पीड पर आएंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या लग रही है, ना के बराबर लग रही है। राइट, तो आंसर विल बी सी। अ कार एंड लोरी आर बोथ मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। कार और लोरी दोनों की दोनों इक्वल काइनेटिक एनर्जी पे मूव कर रही है। इफ इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ, अगर दोनों ही ब्रेक लगाते हैं और इक्वल फोर्स लगती है, तो then before coming to rest पे आने से पहले car will cover a greater distance या lorry will cover a greater distance, दोनों same distance cover करेंगे, या the distance covered by them will depend on the respective velocities, उनकी velocities पे depend करता है। kinetic energy की बात करें तो जो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर सी, दोनों के दोनों ही कवर करेंगे सेम डिस्टेंस, बिकॉज kinetic energy दोनों पे क्या थी, सेम लग रही थी। ठीक है जी। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपको पता ही है। इट हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द करेक्ट आंसर विल बी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, राइट। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 is which of the following type of radiation does not originate with the nucleus? अल्फा रेज नहीं होती, बीटा रेज नहीं निकलती, गामा रेज नहीं निकलती, या एक्स रेज। तो अगर मैं बात करूं इन रेज की तो गामा एक्स रेज जो है वो इसमें न्यूक्लियस से नहीं रेडिएट होती। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स बाय अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एक पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो परपेंडिकुलर लग रही है to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in plane, कैसा मोशन होगा, and it follows that its velocity is constant, उसकी velocity constant रह जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह जाएगी, या फिर सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा। द करेक्ट आंसर विल बी इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। क्यों? द रीजन इज कि अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, उसके ऊपर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लग रहा है और वो परपेंडिकुलर है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो फोर्स लगेगी ये सर्कल में लगेगी, जो कि आपके एक यूनिफॉर्म मोशन का भी एग्जाम्पल है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 जो कि आपको मोशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है बेसिकली, आपको पता है जब भी हम कोई भी डेरिवेशन निकालते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट लगाते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर जब हम कांस्टेंट जी पुट करते हैं तो वो एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशन को मेजर करता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी विदाउट डायमेंशन है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, क्योंकि ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, डायमेंशन को, सो द ग्रेविटेशन कांस्टेंट विल बी अ डायमेंशनल कांस्टेंट, राइट? So this will be the answer. The value of universal gravitational constant, very easy, 6.67 into 10 raised to the power 11 Newton per meter square per kilogram square. ठीक है, so this is the value which we put जब हमें डेरिवेशन निकालनी होती है या जब हमें न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं, तो दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वी पुट इन द फॉर्मूला g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और d स्क्वायर वी यूज, ठीक है, टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशन, ठीक है। An artificial satellite stays in the orbit around the Earth. एक artificial satellite है, वो अपनी ऑर्बिट पे घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं कर रही है सैटेलाइट पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, या फिर अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करा रहा है, मतलब गोल गोल घुमा रहा है उसको, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। द अर्थ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ अदर प्लैनेट। जो अर्थ है उसका अट्रैक्शन बाकी प्लैनेट से बैलेंस हो रहा है, और देयर इज अ इंजन इन द सैटेलाइट जो कि उसको करेंटली मतलब क्या करवा रहा है, अपवर्ड फोर्स टू बैलेंस इट वेट। तो सिंपल सी बात है, जो अर्थ का अट्रैक्शन है ना, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ किसकी चारों तरफ घूमती है, सन की चारों तरफ। तो सन का जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटी है, वो सबसे ज्यादा है। तो सन की ग्रेविटी जो है वो सारे के सारे प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में घुमा दिया, यानी सबको उसके चारों तरफ घुमा दिया, यानी सन का अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि वो सारे के सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स पे सन के चारों तरफ घूमते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डेंसिटी क्या होती है, एवरेज अर्थ ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। जी, स्मॉल जी इज ग्रेविटी, कैपिटल जी इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटी occurs on the earth, gravitation occurs on all the particles or all the things which are in the universe, ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ जो अर्थ है वो बढ़ेगी या घटेगी अगर जी भी बढ़ेगा या घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी। तो अगर जी ग्रेविटी घटेगी तो एवरेज डेंसिटी बढ़ जाएगी, डिपेंड नहीं करती है, इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी द सी, जो एवरेज डेंसिटी है वो जी पर कोई मायने नहीं रखता, तो डजंट डिपेंड ऑन जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हैज अ डायमेंशन, तो इसको कौन सी डायमेंशन में मेजर करते हैं, m0 L2 T स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दिस विल बी बी, राइट। How far away from the surface of the earth does the acceleration due to gravity become half of its value at the surface of the earth? कितनी दूर from the surface of the earth does the acceleration due to gravity आधी हो जाएगी, ठीक है। Distance equal to, basically it's a distance equal to radius, या distance equal to half the radius, distance equal to twice the radius, या distance equal to 0.414 times the radius। तो correct answer भी जो distance रहेगा वो 0.414 times the radius होना चाहिए, तब वो half हो जाएगी the value of at the surface of the earth। A bomb initially at rest explodes into a large number of tiny fragments। एक बॉम्ब है वो रेस्ट पे है, बट जब वो एक्सप्लोड हुआ, फटा, तो वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट गया। तो उसका जो मोमेंटम होगा यानी P इक्वल्स टू mv होगा, जो उस पे मास एंड वेलोसिटी लग रही है, वो जीरो हो जाएगी या इन्फिनिटी हो जाएगी, डिपेंड ऑन द टोटल मास ऑफ द फ्रेगमेंट्स और स्पीड। तो डेफिनेटली इस बात है कि जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा एक्सप्लोड होने के बाद, एक्सप्लोड होने के बाद वो रेस्ट पे चला जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। हाइड्रोजन फिल्ड बलून राइजेस इन एयर, आपने देखा होगा कि जनरली बाहर की कंट्रीज में बर्थडेज पर, पार्टीज पर, या स्पेशली वैलेंटाइन डे पर हाइड्रोजन फिल्ड बलून यूज करते हैं और उसको हवा में छोड़ देते हैं। वो हवा में इसलिए जाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाते हो। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होती है एल्टीट्यूड पे जाते हुए, डेंसिटी कम होती है एल्टीट्यूड पे जाते हैं, और उससे बियॉन्ड फोर्स लगे। देखो अगर मैं बियॉन्ड फोर्स की बात करूँ ना, तो बियॉन्ड फोर्स जो लगेगी वो इसलिए लगेगी क्योंकि एयर का जो है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है ऑन द बलून, और वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बलून।
तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। बियॉन्ड फोर्स का मतलब ये होता है अपवर्ड फोर्स। जनरली आप पानी में सिक्का फेंकते हो तो सिक्का एकदम मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है एंड देन इट सिंक्स डाउन, ठीक है। तो वो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज द बियॉन्ड फोर्स, जो कि ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बलून। A large ship can float but steel needle sinks, है ना। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है, सरफेस टेंशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, या नन ऑफ दीज। इसका आंसर जो रहेगा सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो तीनों के आंसर जो है वो रॉन्ग रहेंगे। देखो विस्कोसिटी गाढ़ापन तो हम नहीं समझ सकते हैं, देखिए शिप क्यों डूब रही है पानी, शिप क्यों नहीं डूब रही पानी के अंदर, स्टील नीडल क्यों डूब रही है, क्योंकि स्टील नीडल का जो सरफेस एरिया और भी बहुत सारे जो है मेजर्स वो इसके ऊपर रूल्स जो है इस पे हम फॉलो कर सकते हैं, प्रेशर भी कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं मेजरली तो जो शिप का जो सरफेस एरिया होता है नीचे से वो हम ब्रॉड बनाते हैं ताकि वो इजीली क्या हो सके। आपने लॉग्स ऑफ वुड भी देखे होंगे, उसको भी इस तरीके से बनाया जाता है ताकि सरफेस एरिया जो है वो फोर्स को जो भी पर्सन उसमें है उसको बैलेंस कर ले। और नीडल का तो आपको पता ही है, सरफेस एरिया की वजह से वो डूब जाती है नीडल। A rocket works on the principle of conservation of, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा लीनियरली मास और वेलोसिटी को देखते हुए रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है, right? So our last question for today is, a shell initially at rest suddenly explodes into two equal fragments A and B, ठीक है। एक शेल है वो एक्सप्लोड करता है तो क्या देखा जाता है, ए एंड बी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे विद द सेम स्पीड, या फिर ए एंड बी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे बट डिफरेंट स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड पे, या ए एंड बी मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में विद डिफरेंट स्पीड। So this correct answer will be C. Let's do one more question. A small weight put on the pressure cooker increases the pressure of the steam because अगर आप थोड़ा सा वेट रख देंगे ना प्रेशर कुकर पर, अगर आप चम्मच भी रखते हैं तो जो स्टीम का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, आपने देखा होगा, क्योंकि एयर टाइट है, एरिया जो है वो बहुत कम है, डेंसिटी ऑफ मेटल जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, या प्रेशर जो बिल्डअप होता है वो हम बोल सकते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेट प्लेस। तो करेक्ट आंसर विल द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल वेट, जैसे ही हम प्रेशर कुकर पे वेट कर दे तो प्रेशर जो होता है स्टीम का वो एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे डिटेल में, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी वीडियोस चैनल पे डली हुई है तो उनको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।